नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 2 आकलन उपकरणों की रचना का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, जितने भी पेपर हैं सेकंड ईयर में, सभी पेपर में 32 प्रश्न सही करना है। तो जो 100 अंक का पेपर है उसमें 80 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, तो उसमें 32 अंक प्राप्त करना होगा। जो पेपर आपको 50 अंक का है उसमें 40 अंक का पेपर होगा, तो उसमें 16 अंक प्राप्त करना होगा। क्लियर है? लेकिन प्रश्न आपको सभी में 32 प्रश्न कम से कम सही करना होगा पास होने के लिए। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट 2 आकलन उपकरणों की रचना, डिजाइन ऑफ असेसमेंट टूल्स। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट BD 202 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट BD ऑल पेपर दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर, बस जितना प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं सारे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे साथ में जुड़े थे उनके 90 प्लस 94% तक बन गए हैं, ठीक है, 78 74 ऐसे प्राप्त किए हैं। तो अगर आप लोग साथ में जुड़े हैं, कुछ नहीं करते, सारी प्रैक्टिस अच्छे से तैयार कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए अपने जो भी फ्रेंड हैं सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारे प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी या फिर एमएड या फिर यूपी टेट सीटेट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्नों को रखा गया है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कोई आपको नुकसान नहीं होगा, निवेदन है। प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ए सिम्पसन, बी क्रेथाल, सी स्किनर, डी बेंजामिनियस ब्लूम। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा डी बेंजामिनियस ब्लूम। अगला प्रश्न है, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है ए अनुप्रयोग, बी ज्ञान, सी संश्लेषण, डी बोध। सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी बोध। अगला प्रश्न है, नए परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है ए अनुप्रयोग, बी ज्ञान, सी विश्लेषण, डी बोध। तो नए परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है, सही जवाब हो जाएगा ए अनुप्रयोग है। अगला प्रश्न है, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना क्या कहलाता है? तो एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना क्या कहलाता है? ए अनुप्रयोग, बी ज्ञान, सी मूल्यांकन, डी संश्लेषण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को साथ रखना क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी संश्लेषण, ठीक है। बोल रहा है एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना संश्लेषण कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना, एक विचार को कई विचारों में अलग करना ये विश्लेषण है। विश्लेषण में क्या होता है, किसी विचार को कई विचारों में अलग करना, ठीक है। लेकिन एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना क्या कहलाता है? संश्लेषण। संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना, विश्लेषण मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी चीज़ें हैं आप ऐसे समझिए, अलग करना। तो विचारों को एक साथ रखना संश्लेषण, अलग करना विश्लेषण। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है ये दृष्टि और रुचियां भी, शारीरिक और मोटर कौशल सी, बौद्धिक कौशल डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है
सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना आप लोग सी, बौद्धिक कौशल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? ये भावात्मक क्षेत्र बी, क्रियात्मक क्षेत्र सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र डी, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्रियात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण, मूल और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? ये भावात्मक क्षेत्र बी, मनोचालक क्षेत्र सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, भावात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है? ए संश्लेषण, बी विश्लेषण, सी बोध, डी मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, मूल्यांकन जो है ये संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। संज्ञानात्मक डोमेन में कौन कौन से पद हैं? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन। और निम्न स्तर क्या है? तो ज्ञान। ठीक है, ज्ञान जो है ये निम्न स्तर है, याद रखना, ये भी पूछ सकता है और एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है? ए संज्ञानात्मक डोमेन का बी, भावात्मक डोमेन का सी, साइकोमोटर डोमेन का डी, उपरोक्त सभी में। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है, सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, संज्ञानात्मक डोमेन में। संज्ञानात्मक डोमेन में अगर आप देखेंगे तो ज्ञान है, बोध है, विश्लेषण है, अनुप्रयोग है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है, ये सारी चीजें। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। और भावात्मक डोमेन में क्या है? अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापना, चरित्रीकरण। और क्रियात्मक उद्देश्य में उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। ठीक है, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है? तो भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है, ए छात्र एक पत्र लिख सकता है, बी छात्र ईमानदारी को महत्व देता है, सी छात्र ग्राफ खींच सकता है, डी विद्यार्थी चित्र बना सकता है। तो भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा बी, छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। अगला प्रश्न है, किसी विषय की संज्ञानात्मक संरचना को जानने के लिए विशेष सामग्री को कुछ भागों में व्यक्त करने के रूप में किसे जाना जाता है? ए अनुप्रयोग, बी विश्लेषण, सी संश्लेषण, डी बोध। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्लेषण। मैंने पहले कहा किसी विषय की संज्ञानात्मक संरचना को जानने के लिए विशेष सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करना क्या है? विश्लेषण। और एक साथ जोड़ना संश्लेषण। अगला प्रश्न है, मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए? ये मापित, बी परीक्षित, सी मूल्यांकित, डी आकलित। तो मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा डी आकलित। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है? ए सीखने की गतिविधियां, बी शिक्षण रणनीतियां, सी सीखने के संसाधन, डी क्रियात्मक क्रिया। तो अनुदेशात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा ए सीखने की गतिविधियां। अगला प्रश्न है, सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ए निर्माण में आसानी, बी अनुमान लगाने का उन्मूलन, सी पदवैधता, डी व्यापक प्रतिदर्शन। सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए निर्माण में आसानी। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है? ए विशिष्ट जानकारी का स्मरण, बी प्राप्त जानकारी का विश्लेषण, सी सूचना के विभिन्न पहलुओं का संश्लेषण, डी किसी तथ्य के मूल्य का मूल्यांकन। लघु उत्तरी प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी प्राप्त जानकारी का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं? ए प्रतिक्रियाएं, बी उत्तर, सी विचलित करने वाले, डी इनमें से कोई नहीं। तो एमसीक्यू में गलत विकल्प क्या होते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी विचलित करने वाले। अगला प्रश्न है, चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? ए संरचनात्मक साक्षात्कार, बी केंद्रित साक्षात्कार, डी सी पैनल साक्षात्कार, डी समूह साक्षात्कार। तो चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा बी
केंद्रित साक्षात्कारविद। अगला प्रश्न है, जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है। ए संरचनात्मक साक्षात्कार, बी व्यक्तिगत साक्षात्कार, सी पैनल साक्षात्कार, डी समूह साक्षात्कार। सही जवाब हो जाएगा 18 का ध्यान रखना, बी व्यक्तिगत साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है। ए बुद्धि के लिए, बी ज्ञान के लिए, सी व्यक्तित्व के लिए, डी अभिक्षमता के लिए। तो प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी व्यक्तित्व के लिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से प्रस्तुत किया गया था। ए 1946, बी 1955, सी 1956, डी 1966। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। सही जवाब हो जाएगा सी 1956 में। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय आवश्यक है कि ए केवल 2 विकल्पों का प्रयोग करें, बी विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं, सी मुख्य विचारों को प्रश्नों में रखें, डी एक ही प्रकार के सभी विकल्प रखें। तो बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय आवश्यक है कि सही जवाब हो जाएगा 21 का ध्यान रखना, बी विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। ए लघुत्तरी प्रश्न, बी बहुविकल्पी प्रश्न, सी निबंधात्मक प्रश्न, डी दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो निम्न में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। सही जवाब हो जाएगा बी बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ए वस्तुनिष्ठ, बी लघु उत्तरी प्रश्न, सी दीर्घ उत्तरी प्रश्न, डी निबंधात्मक। तो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो ऑब्जेक्टिव होगा तो इस तरह का प्रश्न क्या होता है, रटते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है। ए ज्ञानात्मक पक्ष, बी भावात्मक पक्ष, सी क्रियात्मक पक्ष, डी उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है। ए चरित्रीकरण, बी अवधारणा, सी अनुमूल्यन, डी अनुक्रिया। तो भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए चरित्रीकरण। आपको भी पता है भावात्मक पक्ष में कौन कौन से हैं। तो अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापना, चरित्रीकरण। सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है, चरित्रीकरण। सबसे निम्न स्तर आग्रहण। ठीक है, इसमें क्रियात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर आदत निर्माण, सबसे निम्न उद्दीपन। ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर मूल्यांकन, सबसे निम्न ज्ञान। तो ये सारी चीजें याद रखना आप लोग, पूछा गया है। भावात्मक पक्ष का सबसे नीचा स्तर अग्रहण है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। ए बी एस ब्लूम द्वारा, बी सिम्पसन द्वारा, सी कृथवाल, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का ध्यान रखना आप लोग। क्रियात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो बी सिम्पसन द्वारा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्रियात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया था, सिम्पसन द्वारा 1969 में। भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964, ज्ञानात्मक पक्ष का बी एस ब्लूम 1956 में। सारी चीजें आपको याद हो तो बेटर रहेगा। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष का संबंध है। ए ज्ञान से, बी प्रशंसा से, सी मूल्यांकन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो भावात्मक पक्ष का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 27 का, बी प्रशंसा से। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है। क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है। ए ज्ञान में, बी बोध में, सी प्रयोग में, डी मूल्यांकन में। तो क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण में आता है। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान में। अगला प्रश्न है, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। ए विश्वसनीय, बी वैध, सी व्यापक, डी विभेदीकृत। सही जवाब हो जाएगा ए विश्वसनीय। अगला प्रश्न ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विश्वसनीयता का तात्पर्य किसी परीक्षण की उस विशेषता से है जिसके अनुसार यदि एक ही परीक्षण किसी व्यक्ति को समान परिस्थितियों में जितनी बार हल करने के लिए दिया जाता है तो उतनी ही बार उस व्यक्ति को उतने ही अंक प्राप्त होते हैं जितने कि उसे पहली बार प्राप्त हुए थे।
उदाहरण प्रस्तुत करते, मान लीजिए एक व्यक्ति दिनेश की एक बुद्धि लब्धि द्वारा 120 बुद्धि लब्धि अर्थात 1.0 प्राप्त होती है। कुछ समय के उपरांत समान परिस्थिति में उसी बुद्धि परीक्षण से उसकी बुद्धि लब्धि 120 ही निकलती है। इसी भांति तीसरी, चौथी, पांचवी समान परिस्थितियों में उस परीक्षण की बुद्धि लब्धि 120 ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के परीक्षण पूर्णता विश्वसनीयता परीक्षा कहलाएगी। जब किसी परीक्षा को बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता तो उस वह परीक्षा कहलाती है विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, RCEM का पूरा नाम है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैसूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? ए वैधता, विश्वसनीयता, सी व्यापकता, डी कठिनाई। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, कठिनाई। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत त्रुटि किस परीक्षण की कम की जा सकती है? उसे बनाकर, तो व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है उसे बनाकर। ए वस्तुनिष्ठ, बी विश्वसनीय, सी वैध, डी व्यवहारिक। तो व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है उसे बनाकर। सही जवाब हो जाएगा ए, वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है, परिवर्त त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक, ए विश्वसनीय बनाकर, बी वैध बनाकर, सी वस्तुनिष्ठ बनाकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्त त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक। सही जवाब हो जाएगा सी, वस्तुनिष्ठ बनाकर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? ए संरचनात्मक, बी असंरचनात्मक, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? ए निबंधात्मक परीक्षण पद, बी बहुविकल्पी परीक्षण पद, सी सत्य असत्य प्रकार के परीक्षण पद, डी सही मेल के प्रकार के परीक्षण पद। तो किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, निबंधात्मक परीक्षण। निबंध में क्या होता है, आप लोग उत्तर को अपने आप से लिखते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? ए प्रत्येक विद्यार्थी की उपलब्धि स्तर की व्याख्या करना, बी विद्यार्थी के परस्पर किसी विषय में मजबूत व कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना, सी सामान्य कौशल में वर्ष दर वर्ष वृद्धि की जांच करना, डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता है? ए सत्य असत्य प्रकार के, बी सही मेल प्रकार के, सी निबंधात्मक प्रकार के, डी उपरोक्त सभी। तो खुले प्रश्न समानता है। सही जवाब हो जाएगा सी, निबंधात्मक प्रकार। निबंध क्या होता है? इसमें इस प्रकार के प्रश्न में कुछ भी आप लिख सकते हैं, खुला होता है पूरा, बहुत ज़्यादा लिखना भी रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? ए रिक्त स्थानों के पूर्ण, बी बहुविकल्पी प्रकार के पद, सी सही मेल पद, डी उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। बहुविकल्पी प्रकार के पद और सही मेल पद प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है? ए अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, बी कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो पद विश्लेषण किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों, अच्छे परीक्षण पदों का चयन हेतु, बी कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु। अगला प्रश्न है, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न है? ए वर्णनात्मक, बी परिभाषात्मक, सी विश्लेषणात्मक, डी बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है, नकल की संभावना अधिक होती है? ए निबंधात्मक परीक्षा में, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, सी साक्षात्कार में, डी उपरोक्त सभी। तो नकल की संभावना अधिक होती है। सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं? ए परीक्षणों की रचना अत्यंत कठिन है, बी अत्यधिक परिश्रम, समय एवं धन की आवश्यकता, सी छात्रों की कमजोरियों को जानना कठिन, डी उपरोक्त सभी।
तो अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यह कथन किसने कहा है? ए आई के डेविस, बी कार्टर, बी गुड, सी बी एस ब्लूम, डी बी एफ स्किनर। तो सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यह कथन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, आई के डेविस। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं। ए ज्ञानात्मक क्षेत्र में, बी भावात्मक क्षेत्र में, सी मनोक्रियात्मक क्षेत्र में, डी उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा 44 का ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। आप लोग प्रश्नों का उत्तर दें अगर संभव हो तो, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे और प्रश्न आपको याद होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे सुनते रहेंगे तो सकता है आप इधर उधर माइंड हो जाए, तो अगर संभव हो तो आप लोग प्रश्नों को उत्तर देते रहें। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है। ए अधिगम प्रक्रिया को सरल, बी मूल्यांकन प्रक्रिया को कठिन, सी शिक्षक के लिए विषय वस्तु को सरलता से समझना, डी शिक्षण प्रक्रिया वैज्ञानिक। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा ए अधिगम प्रक्रिया को सरल। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया है। ए स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी ब्लूम के वर्गीकरण, सी अल्पोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया है, सही जवाब हो जाएगा बी ब्लूम के वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? ये मौखिक परीक्षा, बी लिखित परीक्षा, सी प्रायोगिक परीक्षा, डी उपरोक्त सभी। तो परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का ध्यान रखना आप लोग, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है। ये अवलोकन विधि, बी अनुसूची, सी बैटरी परीक्षण बैटरी, डी समाजमिति विधि। तो मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है, सही जवाब हो जाएगा ए अवलोकन विधि। अगला प्रश्न है, संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है। ये सर्विस रिकॉर्ड अर्थात सेवा अधिगम, बी मासिक मूल्यांकन, सी प्रतिदिन उपस्थिति, डी वार्षिक रिपोर्ट। संचयी आलेख को कार्यालयों में क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी वार्षिक रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है। ये प्रश्नावली, बी वृत्त अध्ययन, सी परीक्षण बैटरी, डी प्रसंग अभिलेख। संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है, सही जवाब हो जाएगा बी वृत्त अध्ययन। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BG 202 दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, सारी वीडियो को। अगला प्रश्न है, एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं। ए एक दूसरे पर आश्रित, बी एक दूसरे से अलग, सी एक दूसरे के विरोधी, डी उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं, सही जवाब हो जाएगा ए एक दूसरे पर आश्रित। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है। ए पदों की संक्षिप्त व्याख्या, बी अनुक्रिया की प्रवृत्ति, सी प्रश्नों के छोटे छोटे एकांश, डी प्रश्नों का विस्तृत उत्तर। तो वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है, सही जवाब हो जाएगा ए पदों का संक्षिप्त व्याख्या। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ है, यहाँ पर सब्जेक्टिव होता तो फिर वहाँ पर विस्तृत उत्तर रहता। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। ये प्रश्नों की संरचना, बी अधिगमकर्ता की मानसिक दशा, सी प्रशासन, डी नियोजन। सही जवाब हो जाएगा 53 का ध्यान रखना, बी अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। ए प्रत्यास्मरण पर, बी पहचान पर, सी प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है, सही जवाब हो जाएगा 54 का ध्यान रखना, सी प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है। ए त्रिदशा सूचक, बी मनोदशा सूचक, सी स्मृति सूचक, डी कार्यशैली सूचक। तो ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी कार्यशैली सूचक।
अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट है जिसमें शामिल होते हैं ए उद्देश्य, बी विषय वस्तु, सी प्रश्न प्रकार, डी उपयुक्त सभी। तो ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट है जिसमें शामिल होते हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं, ये मानव व्यवहार भी, चाल चलन, सिखाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक उपकरण मानते हैं, मापते हैं, सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना, ए मानव व्यवहार। ठीक है, मानव व्यवहार मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं, 57 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ए बी एस ब्लूम, बी सिम्पसन, सी किथवाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानात्मक पक्षों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, बी एस ब्लूम। ठीक है, और भावात्मक पक्ष कृथवाल, क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन। यहाँ ज्ञानात्मक पक्ष है तो ये क्या हो जाएगा? बी एस ब्लूम। सब कुछ सहित याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। तो अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी, सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है ए अनुमान, बी वस्तुनिष्ठता, सी वैधता, डी विश्वसनीयता। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है, सही जवाब हो जाएगा ए अनुमान। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों के सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? ए जांच सूची, बी निरीक्षण, सी संचयी आलेख, डी रेटिंग स्केल। प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, किस मूल्यांकन प्रविधि का? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी निरीक्षण। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं, ये बालकों के लिए, बी निरीक्षणों के लिए, सी गूंगे बहरों के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अच्छी परीक्षण की विशेषता नहीं है? ए वैधता, बी व्यक्तिनिष्ठता, सी व्यापकता, डी मितव्ययिता। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना, बी व्यक्तिनिष्ठता। अगला प्रश्न है, एक अच्छे आकलन उपकरण की कसौटियां अर्थात क्राइटेरिया ऑफ ए गुड असेसमेंट टूल। ए तकनीकी कसौटी, बी व्यवहारिक कसौटी। तकनीकी कसौटी में मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदीकारिता, मानक विशिष्टता। और व्यवहारिक कसौटी में क्या है? उद्देश्य पूर्णता, व्यापकता, मितव्ययिता, उपयोगी, ग्रहणता, प्रतिनिधित्व, सुगम भाषा क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? ए जब कठिनाई मूल्य 50 हो, बी जब कठिनाई मूल्य 70 हो, सी जब कठिनाई मूल्य 0 हो, डी जब कठिनाई मूल्य 30 हो। निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? सही जवाब हो जाएगा 64 का ए, जब कठिनाई मूल्य 50 हो। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है ए प्रशंसा, बी ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना, 65 का सही जवाब हो जाएगा बी ज्ञान। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है बी ज्ञान से। ज्ञानात्मक पक्ष में 6 हैं, कौन 6 पक्ष हैं? ठीक, ज्ञानात्मक पक्ष के बीएस ब्लूम ने प्रस्तुत किया था, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे उच्च है और ज्ञान सबसे निम्न है। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर ज्ञान है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर मूल्यांकन है। भावात्मक पक्ष में 6 हैं, कृथवाल ने प्रस्तुत किया था, अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापिका, चरित्रकरण। भावात्मक पक्ष का सबसे प्रथम स्तर अग्रहण है, अंतिम स्तर अर्थात सबसे उच्च जो है चरित्रीकरण है। अगला जो है क्रियात्मक उद्देश्य तीसरा, इसके 6 पक्ष हैं, सिम्पसन ने प्रस्तुत किया था, उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर उद्दीपीकरण, अंतिम स्तर आदत निर्माण है। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार के मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए परीक्षण, बी आकलन, सी मापन, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा ए परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? ए शैक्षिक उद्देश्यों, बी प्रश्नों के प्रकार, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी ए बी दोनों, शैक्षिक उद्देश्य और प्रश्नों के प्रकार दोनों। अगला प्रश्न है,
वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है? ए तकनीकी कसौटी, बी व्यवहारिक, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है, सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना ए तकनीकी कसौटियाँ। ठीक है, तकनीकी कसौटियाँ जो है ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण के उपकरण की है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के उपकरण की है तकनीकी कसौटियाँ। वैकल्पिक प्रतिक्रिया प्रश्न के पद कौन से हैं? ये सत्य सत्य भी, सही गलत सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो वैकल्पिक प्रतिक्रिया प्रश्न के पद कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा सी ये भी दोनों, सत्य सत्य और सही गलत दोनों। आपको पता है वैकल्पिक मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें सही गलत सत्य सत्य आपको है तथा दोनों है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, ये वैध भी विश्वसनीय, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों, वैध और विश्वसनीय दोनों होती हैं। अगला प्रश्न है, निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? ए लघु उत्तरीय प्रश्नों प्रकार के प्रश्नों से, बी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से, सी निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों से, डी उपयुक्त सभी। निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को किस वर्ष में वर्गीकृत किया गया? ए 1956, बी 1964, सी 1969, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी 1964 में। अगला भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को वर्ष 1964 में कृथवाल ने वर्गीकृत किया था। अगला प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में से प्रशंसा संबंधित है? ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी मनोक्रियात्मक पक्ष, डी में से कोई नहीं। तो प्रशंसा सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा 73 का बी भावात्मक पक्ष से। भावात्मक पक्ष में आप किसी का प्रशंसा करते हैं तो लोग देखिए भावुक हो जाते हैं और आप काम भी ज़्यादा करते हैं। जो होशियार लोग इसे बोल जाते हैं तो लोगों की बड़ाई करते हैं, भावनाओं से खेलते हैं, आप देखे होंगे काम निकालने के लिए। तो अगला प्रश्न है, किस तकनीक का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने में किया जाता है? ये निर्धारित मापने, भी समाज मिति, सी प्रक्षेपी तकनीक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का सी प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये मानव व्यवहार का अध्ययन, बी स्वभाव का अध्ययन, सी क्षेत्रीकरण, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए मानव व्यवहार का अध्ययन। साइकोलॉजी टेस्टिंग के लेखक अस्तत्सी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए मापन मात्रात्मक होता है, बी क्रमित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न निबंधात्मक प्रश्नों से अधिक विश्वसनीय होते हैं, डी योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना बी क्रमित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, ये गलत है। नामित मापनी जो होता है वो सबसे निम्न स्तर है, और उच्च अनुपात, तो दोनों आप याद रखना, बी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बोध का कार्य सूचक क्रिया नहीं है? ये उदाहरण, बी वर्गीकरण, सी प्रत्यास्मरण, डी व्याख्या। तो बोध का कार्य सूचक क्रिया नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 77 का सी प्रत्यास्मरण जो है ये बोध का कार्य सूचक नहीं है। ठीक है, तो बोध का कार्य सूचक ध्यान रखना प्रत्यास्मरण नहीं है, तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा थर्स्टन का पीएमए नहीं है? ए स्मृति, बी तर्क, सी संवेग, डी उपयुक्त सभी। कौन सा थर्स्टन का पीएमए नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी संवेग। अगला प्रश्न है, वाक्य पूर्ति विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है? ए आत्मनिष्ठ विधियां, बी वस्तुनिष्ठ विधियां, सी प्रक्षेपी विधियां, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी प्रक्षेपी विधियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? ए निर्धारण मापनी, बी प्रश्नावली, सी परिस्थिति परीक्षण, डी साक्षात्कार। तो कौन सा व्यक्ति मापन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी परिस्थिति परीक्षण, ये नहीं है। ठीक है, कौन सा व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो परिस्थिति परीक्षण। बाकी निर्धारित मापनी, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सब क्या है? व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। तो 80 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विचारात्मक प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? ए अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न, बी नियत सही उत्तर वाले प्रश्न, सी सही एकल सही उत्तर वाले प्रश्न, डी उपयुक्त सभी। तो विचारात्मक प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 81 का ए अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न।
अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किस प्रकार का विचारात्मक प्रश्न पूछता है? ए सही उत्तर प्रदान करना, बी सटीक उत्तर। तो एक अध्यापक किस प्रकार का विचारात्मक प्रश्न पूछता है? ए एकल सही उत्तर प्रश्न, बी सटीक सही उत्तर प्रश्न, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए एकल सही उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीखने के आकलन के विचार का उपयोग करता है? ए सारंकित आकलन, बी रचनात्मक आकलन, सी अधिगम का आकलन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा T3 का ध्यान रखना, बी रचनात्मक आकलन। सीखने के आकलन का विचार का उपयोग किया जाता है रचनात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, स्कूल में पाठ्यसागामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है? ये छात्र के व्यक्तित्व में समायोजन की सेवा पाने के लिए भी छात्रों की दुनिया के रिवीजन कार्य से परिचित कराना, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो स्कूल में पाठ्यसागामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा T4 का ध्यान रखना, सी ए बी दोनों। छात्र के व्यक्तित्व में समायोजन की सेवा पाने के लिए भी छात्रों की दुनिया के रिवीजन कार्य को परिचित कराना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा T5 का ध्यान रखना आप लोग, सी NCERT। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक मूल्यांकन है, एक सप्ताह में मूल्यांकन, बी वर्ष के अंत में मूल्यांकन, सी छात्रों के शैक्षिक लक्ष्य प्राप्ति की जांच, डी इनमें से कोई नहीं। तो संरचनात्मक मूल्यांकन है, सही जवाब हो जाएगा सी छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता है? ये मापन एवं मूल्यांकन शरणार्थी होते हैं, बी मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, सी अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता? सही जवाब हो जाएगा T7 का ए मापन मूल्यांकन शरणार्थी नहीं होते। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए अध्यापक को उपयोग करना चाहिए? ये विभिन्न अधिगम क्षेत्रों में बाल विकास पर ध्यान दे, बी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, सी निबंधात्मक प्रश्न प्रकार के प्रश्न, डी मौखिक प्रश्न परीक्षण। तो मूल्यांकन के लिए आकलन को उपयोग करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा T8 का ध्यान रखना, ए विभिन्न अधिगम क्षेत्रों में बाल विकास पर ध्यान दें। रचनात्मक आकलन के लिए EBS है, ए अधिगम के लिए आकलन, बी अधिगम का आकलन, सी अधिगम के बारे में आकलन, डी में से कोई नहीं। तो रचनात्मक आकलन के लिए EBS है। सही जवाब हो जाएगा T9 का ध्यान रखना, ए अधिगम के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया? ए जॉन ड्यू, बी BS ब्लूम, सी सिम्पसन, डी में से कोई नहीं। तो व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया? सही जवाब हो जाएगा 90 का ध्यान रखना, बी BS ब्लूम। ठीक है। तो उद्देश्यों के लिए ज्ञान का विकास किसके द्वारा किया गया? तो BS ब्लूम। ठीक है। तो इसी तरह सब याद रखना, ज्ञान पक्ष का BS ब्लूम, भावनात्मक पक्ष कृथवाल, क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन, तीनों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण तकनीक है, एक क्रमिक तकनीक, बी रचना तकनीक, सी अभिव्यक्ति तकनीक, डी सभी। तो बाल अंतर्बोध तकनीक परीक्षण तकनीक है। सही जवाब हो जाएगा 91 का बी रचना तकनीक। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए भावात्मक पक्ष का विकास किया गया है, ए कृथवाल, बी सिम्पसन द्वारा, सी BS ब्लूम, डी में से कोई नहीं। तो व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए भावात्मक पक्ष का विकास किया गया। सही जवाब हो जाएगा 92 का ध्यान रखना, ए कृथवाल द्वारा। ठीक है। तो भावात्मक पक्ष कृथवाल, क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन, ज्ञानात्मक पक्ष BS ब्लूम, तीनों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? ये चित्रित, बी प्रतिबंधित, सी अप्रतिबंधित, डी मिश्रित। तो सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? सही जवाब हो जाएगा 93 का ध्यान रखना, बी प्रतिबंधित। साक्षात्कार संबंधित है, ए प्रश्नावली से, बी अनुसूची से, सी चिन्हांकन से, डी प्राप्तांक से। सही जवाब हो जाएगा बी अनुसूची से। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है, ए निर्धारण मापनी, बी स्थिति मापनी, सी आंतरिक संगत मापनी, डी आत्मनिर्धारण माप विधि। तो अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी
आत्मनिर्धारण विधि। तो आत्मनिर्धारण मापनी है, सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, आत्मनिर्धारण विधि। अगला प्रश्न है, निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है, ए निर्णायक, बी विषयी, सी सातत्य, डी उपयुक्त सभी। तो निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है, सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, विषयी। अगला प्रश्न है, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है, ये वैज्ञानिक, भी काल्पनिक, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो अवलोकन प्रणाली का मुख्य आधार है, सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, वैज्ञानिक। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार क्या है, वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, बोध का आधार होता है, ए अत्यंत सूक्ष्म, बी गहरा, सी अलौकिक, डी उपयुक्त सभी। तो बोध का आधार होता है, सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी, अत्यंत सूक्ष्म, गहरा, अलौकिक, तीनों। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों डॉट डॉट की योग्यता का आकलन करते हैं। तो ए सही उत्तर की पहचान करना, बी सही उत्तर की व्याख्या करने, सी सही उत्तर का प्रत्यास्मरण, डी सही उत्तर का निर्माण करना। तो बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, सही उत्तर की पहचान करने। अगला प्रश्न है, आकलन के उपकरण हैं, ए साक्षात्कार, बी अनुसूची, सी प्रश्नावली, डी ये सभी। तो आकलन के उपकरण हैं, सही जवाब हो जाएगा 100 का डी, ये सभी, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, तीनों। अवलोकन के प्रकार हैं, ए स्व अवलोकन एवं बाह्य अवलोकन, बी नियोजित तथा अनियोजित अवलोकन, सी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन, डी ये सभी। अवलोकन के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी ये सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विभिन्न व्यवहारों का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं, ए आकलन के उपकरण, बी आकलन की तकनीक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो व्यक्ति के विभिन्न व्यवहारों का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी ए बी दोनों, आकलन के उपकरण, आकलन की तकनीक दोनों। अगला प्रश्न है, समाज में व्यक्ति की गतिशीलता के बारे में अध्ययन किया जाता है, ए परीक्षक तकनीक द्वारा, बी समाज मिति तकनीक द्वारा, सी अवलोकन तकनीक द्वारा, डी प्रक्षेपी तकनीक द्वारा। समाज में व्यक्ति की गतिशीलता के बारे में अध्ययन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी समाज मिति तकनीक द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है, ए परीक्षण, बी प्रक्षेपी तकनीक, सी संचयी अभिलेख, डी अप्रक्षेपी तकनीक। तो व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के उत्तर के अभिव्यक्ति के लिए अंक अथवा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं, ये प्रक्षेपी तकनीक में, बी चेकलिस्ट में, सी निर्धारण मापनी में, डी इन सभी में। तो व्यक्ति के उत्तर के अभिव्यक्ति के लिए अंक अथवा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी निर्धारण मापनी में। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं, ए साक्षात्कार, बी परीक्षण, सी अवलोकन तकनीक, डी ये सभी। तो ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी ये सभी। अगला प्रश्न है, संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है, एक कार्यालयों में भी, विद्यालयों में, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी ए बी दोनों, कार्यालय और विद्यालय दोनों में। संचयी अभिलेख के द्वारा विद्यालयों में प्रायः छात्रों के संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है, जैसे छात्रों की उपस्थिति, योग्यता, शैक्षिक प्रगति, पाठ से आगामी क्रियाएं, रुचियां, व्यक्तित्व, प्रयोगात्मक कार्य में सहभागिता आदि। अगला प्रश्न है, गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं, ये अनुसूची, बी निर्धारण सूची, सी प्रश्नावली, डी प्राप्तांक। तो गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं, सही जवाब हो जाएगा 108 का, ध्यान रखना, बी निर्धारण सूची। तो गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं, बी निर्धारण सूची। अगला प्रश्न है, चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है, ये सामूहिक गुणों को जानने के लिए, बी व्यक्तिगत
विशेषताओं को जानने के लिए सी, ए बी दोनों के लिए डी, इनमें से कोई नहीं। तो चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। सामूहिक गुणों को जानने के लिए, व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? एक खुले अंत वाले प्रश्न, बी परियोजना, सी अवलोकन, डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, किसका कथन है? ए वर्टन, बी स्किनर, सी बैन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 111 का बी स्किनर। शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, किसका कथन है? तो स्किनर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण नहीं है? ए अवलोकन, बी परीक्षण, सी साक्षात्कार, डी संगोष्ठी। तो कौन सा आकलन का उपकरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी संगोष्ठी नहीं है, परीक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किस अभिलेख में किया जाता है? ए शुल्क अभिलेख, बी संचयी अभिलेख, सी पंजीयन अभिलेख, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 13 का बी संचयी अभिलेख। अगला प्रश्न है, एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है? ए समाजमिति तकनीक का, बी अवलोकन तकनीक का, सी प्रक्षेपी तकनीक का, डी स्व आख्या तकनीक का। सही जवाब हो जाएगा बी अवलोकन तकनीक का। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है? ए स्व आख्या तकनीक, बी अवलोकन तकनीक, सी समाजमिति तकनीक, डी प्रक्षेपी तकनीक। सही जवाब हो जाएगा 115 का ए स्व आख्या तकनीक। अगला प्रश्न है, रोरसा का मसी लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है? ए अवलोकन तकनीक, बी प्रक्षेपी तकनीक, सी परीक्षण तकनीक, डी स्व आख्या तकनीक। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी प्रक्षेपी तकनीक। रोरसा का मस लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है, तो प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए कैटल, बी ग्लेडाइट, सी वेबस्टर, डी रॉस। तो मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी ग्लेडाइट्स। अगला प्रश्न है, कुछ संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों के एक निर्देशित समूह को क्या कहा जाता है? एक क्रम तकनीक, बी अवलोकन, सी प्रेक्षण, डी परीक्षण बैटरी। कुछ संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों के एक निर्देशित समूह को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी परीक्षण बैटरी। अगला प्रश्न है, चेकलिस्ट किसका उदाहरण है? ए अवलोकन तकनीक, बी प्रक्षेपी तकनीक, सी चेकलिस्ट किसका उदाहरण है? ए अवलोकन तकनीक, बी स्व आख्या तकनीक, सी प्रक्षेपी तकनीक, डी रचना तकनीक। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना आप लोग, ए अवलोकन तकनीक। 119 का ए अवलोकन तकनीक। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी विश्वसनीय। कितनी बार भी चेक करो सेम आएगा। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता आदि। उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं ए उपयोगिता, बी मितव्ययिता, सी स्वोद्देश्यपूर्णता, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी ये सभी। करीब 127 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। परीक्षण आप लोग ध्यान में कुछ नहीं करना, अगर सारे प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तब भी आपको बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। 74, 78 ऐसे बच्चे प्राप्त किए हैं, ठीक है, 90+ प्राप्त कर लेते हैं। परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? ए वस्तुनिष्ठता, बी व्यापकता, सी विवेदिकारिता, डी मानक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 122 का बी व्यापकता। परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? तो व्यापकता। अगला प्रश्न है, परीक्षण का जन्म व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने के लिए हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? ये मौखिक प्रश्न, बी सत्र परीक्षा, सी प्रश्नोत्तरी और खेल, डी दत्त कार्य। सही जवाब हो जाएगा बी सत्र परीक्षा। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, डी 5 प्रकार की। तो प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा बी 3 प्रकार की। ठीक है, अलग मॉडल में देखो 4 प्रकार दिए गए, प्रश्नावली 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आप बुक में देख लीजिए। आप प्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्रात्मक प्रश्नावली। अगला प्रश्न है,
प्रश्नावली सूची संबंधित है, ये परिपीक्षा आकार से बी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से सी, साक्षात्कार से डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 125 का, ध्यान रखना ए, परिपीक्षा आकार से। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है, ए 3RSB, 2RSC, 4RSD, 6RS। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 3RS, 3RS, ठीक है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए ए मुक्त उत्तरी प्रश्न, बी तथ्यपरक प्रश्न, सी सीमित उत्तर वाले प्रश्न, डी प्रत्यक्ष प्रश्न। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 127 का ए, मुक्त उत्तरी प्रश्न। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 202 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक। जैसे इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या भी जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें सभी लोगों को लाभ हो सके, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप जुड़े रहेंगे तो। अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे 3, अधिगम के लिए आकलन का 3, ठीक है, विभिन्न पहलुओं का आकलन, यूनिट 3 आप लोग इसे पढ़ लीजिए और सॉल्व कीजिए। साथ साथ एग्जाम अगर नज़दीक आ गया है, कुछ नहीं पढ़े हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं, तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। इसलिए सारे प्रश्नों कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, ब्लूटूथ लगा के, ईयरफोन लगा के आप सुनते रहें, इससे क्या होगा, आपको फायदा, प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक है। पहली बार में सुनेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन में गलत हो जाएगा, तो इसलिए सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ध्यान रखना, सारे प्रश्न यहाँ एग्जाम में आए हुए हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि प्रश्न आपको रिपीट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।